हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 11 में। तो हम लोग स्टार्ट किए थे लेक्चर नंबर 10 में। ये सारी बातें हुई हैं कि इम्यूनिटी के से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो आप चैनल पे विज़िट करके उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आइए एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं। आइए सुनिए। आज का हमारा टारगेट रहने वाला है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन और एलर्जी के बारे में। 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पहले बेसिक बातें जान लीजिए। एक बात सिर्फ ध्यान रख लीजिए, अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। अगर बॉडी, हमारा जो शरीर है, अगर इसके अंदर खुद रोग से लड़ने के लिए कोई क्षमता बन रही है तो उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें वो शरीर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है एंटीबॉडी को बनाने के लिए, तो वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे समझिए यहाँ पे एक कोई सीन क्रिएट किया गया है, जैसे व्हेन होस्ट एक्सपोज टू एंटीजन। एंटीजन समझते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से पैथोजन वगैरह होते हैं वो भी एंटीजन होते हैं। कोई प्रोटीनेशियस पार्ट जो कि हार्मफुल पहुँचाए वो भी एंटीजन ही होता है। जैसे लिविंग हो या डेड हो, जिंदा या मुर्दा माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स जैसे माइक्रोब्स में इन जनरल बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस भी कंसिडर कर लिए जाते हैं माइक्रोब्स के अंदर। और प्रोटीन्स की बात करें तो जैसे प्रायोन्स, ये हाल फिलहाल में अभी डिस्कवर्ड हुआ है, प्रायोन्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके का एंटीजन होता है। प्रोटीन के जो प्रोटीन का इन्फेक्शियस पार्ट, उसको हम प्रायोन्स कहते हैं। और ये बॉडी में इंटर कर सकता है या तो नेचुरली, या तो हम जानबूझ के अपनी बॉडी में इंटर करें इंजेक्टिंग इंटेंसिवली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जैसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन में, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम जानबूझ के पैथोजन को बॉडी में डालते हैं, जिसको वैक्सीनेशन वगैरह भी बोलते हैं, ठीक। इसमें बस मेन लाइन देखिए, ये ध्यान रखिए, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। जो एंटीबॉडीज़ है ये कहाँ बनती है, होस्ट की बॉडी में ही बनती हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज अ स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। देखिए आप खुद ही सोचिए, अगर कोई पैथोजन पहले बॉडी में इंटर करेगा उसको बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी। जैसे कोई पैथोजन बॉडी में इंटर करेगा और बॉडी फिर उसको रिकॉग्नाइज करेगी। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर वो डिसाइड करेगी कि अच्छा इसके अगेंस्ट में कैसा एंटीबॉडी तैयार करना है। तो उसमें एक टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एक बार वो एंटीबॉडी आपके शरीर में बन गया तो फिर दोबारा वो पैथोजन फिर इंटर करेगा, तो उस मेमोरी के बेस पे उसे फिर से मार दिया जाएगा, क्योंकि पहले से एंटीबॉडी आपके शरीर में बनी होगी। तो पैथोजन को या फिर एंटीजन को जो आपकी बॉडी में एंटर करेगा उसको मारना थोड़ा आसान होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी, इसमें एक तरीके से रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी कहीं से भी, लेकिन उस होस्ट की बॉडी के अंदर में नहीं बन रहा है, कहीं से भी, या तो मदर से या फिर रेडीमेड कहीं से एंटीबॉडी प्री फॉर्म है। जैसे आरडीएनए वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, उनको डायरेक्टली, अगर एंटीबॉडी आपके बॉडी के, आपके शरीर के अंदर नहीं बन रही है, बाहर कहीं से भी आ रही है, आपके बॉडी में सिर्फ इंटर कराई जा रही है, इंजेक्टेड कराई जा रही है, तो ऐसे इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। देखिए सुनिए, रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। जो बाहरी एंटीजन है जिससे आपको खतरा है कि वो नुकसान वगैरह पहुंचा देंगे, तो उनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बाहर से डायरेक्टली दी जाती है आपकी बॉडी को, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी।
एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे IgA कोलेस्ट्रम मिल्क के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम मदर मिल्क। देखिए मदर मिल्क से बेबी को IgA हम लोग पढ़ रखे हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग ने इम्यूनिटी के बारे में बात हुई है, तो उसमें IgA, IgM, IgE, IgG बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें से IgA जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि ये भी किसी न किसी पैथोजन से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये मिलता कहाँ से है, ये मदर मिल्क से। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसमें ये भर भर के रहता है IgA। और बात हम करें IgG की, तो बहुत सारे एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। और भी कुछ एंटीबॉडी होते हैं जैसे IgG हो गया, और भी कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो कि जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है यूटेरस में, तो प्लेसेंटा से वो मदर से कनेक्टेड होता है बेबी, तो उस टाइम पे मदर से बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करके, बहुत सारे में से एक सबसे फेमस है IgG, ये क्या करता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में चला जाता है। तो ये बेबी के अंदर बन नहीं रहा है, ये डायरेक्टली रेडीमेड फॉर्म में कहीं ना कहीं मदर से या फिर किसी और सोर्स से बॉडी के अंदर डाल दिया जा रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखिए दो चीज़ हो गई, IgA हो गई और IgG हो गई। ये दोनों एंटीबॉडी रेडीमेड तरीके से बॉडी में इंटर कराई जाती हैं। ये IgG देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रेगनेंसी के टाइम मदर से जो प्लेसेंटा जुड़ा होता है उसको क्रॉस करके ये एंटीबॉडी बेबी के अंदर चला जाता है। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें सिर्फ इतना समझना है, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी और ये है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनता है, पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बॉडी से बाहर बनता है, सिर्फ बॉडी में रेडीमेड फॉर्म में डाल दिया जाता है। सिर्फ इतना मोटा मोटी ध्यान रखिए आप। चलिए अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। देखिए वैक्सीनेशन ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए वैक्सीन वगैरह लगता है ना, आप अभी तो ये बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं और हर कोई अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाता है। अभी कोविड का भी सीन चल रहा था कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों को वैक्सीन वगैरह लगाई गई। देखिए वैक्सीन में होता क्या है कि जिस डिजीज़ से होस्ट को या बॉडी को बचाना है, ऑर्गेनिज्म को बचाना है, वही पैथोजन या वही एंटीजन, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई प्रोटीन वगैरह हो, कुल मिला जुला के ये कोई ना कोई ये एंटीजन या पैथोजन है, या एंटीजन या ये पैथोजन है, एंटीजन या पैथोजन है ये। अब होगा क्या कि ये इसको बहुत कमज़ोर करके, बिल्कुल वीक करके, या फिर इससे कुछ प्रोटीन का अमाउंट या इसका कुछ अमाउंट बॉडी में इंटर करा दिया जाता है, इसको कमज़ोर करके, ताकि ये कोई डिजीज़, बहुत सीरियस डिजीज़ होस्ट में कॉज ना कर दे। और जैसे ही इसको कमज़ोर करके हम होस्ट बॉडी में इंटर करा देते हैं, ठीक, अब ये होस्ट बॉडी में जैसे इंटर कर जाता है तो इसके अगेंस्ट में वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती है, और ये एंटीजन वगैरह इतना कमज़ोर होता है जो होस्ट में पहुँचाया जा रहा है, उसको इतना कमज़ोर करके डाल दिया जाता है कि वो पूरी तरीके से नुकसान पहुँचा भी नहीं पाता है। तो थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट शो करता है, लेकिन उनको काउंटर बैलेंस कर लेता है हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। अब होता क्या है कि इस केस में हमारी बॉडी एक मेमोरी रख लेती है, एक याददाश्त रख लेती है कि ये एंटीजन अच्छा दोबारा कभी भी हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो इससे फाइट करने के लिए आर्मी तैयार कर लेते हैं या फिर एंटीबॉडी तैयार कर ले रहे हैं। चलिए देखिए कैसे सारा प्रोसेस होता है। ये वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, मेमोरी के बेसिस पे ये सारी काम होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है।
वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है। अगर वैक्सीनेशन ये मेमोरी बेस्ड प्रोसेस होता है। देखिए वैक्सीनेशन में होता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन, उसी को हम वैक्सीन कहते हैं। या तो जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको बनाते हैं जो कि पैथोजन में प्रेजेंट था, या फिर उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में, या फिर पैथोजन को बहुत वीक कमज़ोर कर दिया जाता है, उसी को हम वैक्सीन कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें वही वायरस, वही बैक्टीरिया बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में और बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर सा उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं ताकि वो अपना इफेक्ट ना कर पाए, बिल्कुल कमज़ोर करके उसको बॉडी में एंटर कराते हैं, वही होता है वैक्सीनेशन। क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगती है और इन फ्यूचर कभी भी वो सेम एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो पहले से एंटीबॉडी तैयार रहती है और उससे फाइट कर लेती है। जैसे अब ये वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन तैयार होने के बाद इसको हम होस्ट बॉडी में एंटर कर देते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। देखिए बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, किस एंटीजन में, जिस एंटीजन का वैक्सीन बना के हम डाले हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर अब ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, जो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, इसके बारे में बात सुनिए। व्हेन एक्चुअल इन्फेक्शन अकर, ये तो सिर्फ एक झांसा था, एक जाल फैलाया गया था, एक ट्रैप था। बॉडी को बहुत ट्रेस अमाउंट में एंटीजन प्रोवाइड कर दिया गया और बॉडी को लगा कि अच्छा ये इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, उसके अगेंस्ट में आपका शरीर या होस्ट की शरीर वो क्या करने लगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके बॉडी में इकट्ठा कर लिया गया। हुआ क्या कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ, ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि जो इफेक्ट था वो इफेक्ट खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जो एंटीजन का इफेक्ट था, कौन, जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में तैयार हुआ है उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर देगा पैथोजन की एक्टिविटी को या फिर उसके इफेक्ट को। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, ये तो बात हो ही गई है। वो मेमोरी किसके द्वारा होती है या किसके थ्रू होती है, बी और टी सेल के थ्रू होती है। अब इस मेमोरी से हुआ क्या, फ़ायदे क्या हुए? रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, जब उसी पैथोजन से दोबारा फिर मुलाकात होगी इस शरीर की तो वो उसको तुरंत ही पहचान लेगा। एंड ओवरवेलम द इन्वेंडर विथ अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, और उससे बचाव कर लिया जाता है। जो एंटीजन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए फैल रहा था उससे बचाव कर लिया जाता है। कैसे? मैसिव, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो सुनिए फिर से इसको देख लीजिए। हुआ क्या वैक्सीनेशन में, क्या हुआ कि वही पैथोजन को इनएक्टिवेट करके या फिर बहुत कमज़ोर करके क्या कर लिया, कमज़ोर करके क्या कर दिया गया, बॉडी में इंटर करा दिया गया। तो ये वैक्सीन का फॉर्म हो गया, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। फिर उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगी और दोबारा जब वो एंटीजन बॉडी में आया तो फिर एंटीबॉडी उससे फाइट की और जो भी हार्म होने वाला था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो एंटीजन का इफेक्ट थी उस इफेक्ट को शो ना होने दी। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, इसके बारे में बात तो हो ही रही है। ये मेमोरी होता है बी और टी सेल के द्वारा। बी और टी सेल के बारे में पिछले वाले लेक्चर में बात हो चुका है। और फिर जब दोबारा इसी तरीके का इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उससे फाइट कर लेगी, उसके इफेक्ट को ओवरकम कर देगी, क्या करके, बहुत सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करने वाले हैं। जैसे देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा एंटीबॉडी होगा, रेडीमेड एंटीबॉडी होगा। व्हेन इन्फेक्टेड विथ डेडली माइक्रोब्स एज इन टिटेनस, जैसे हम टिटेनस की बात करें या फिर स्नेक बाइट की बात करें, डेडली, जानलेवा, ठीक है। जैसे एक
अगर हम बात करें एक पैथोजन वगैरह के बारे में, माइक्रोब्स के बारे में, जैसे टिटेनस के बारे में बात करें या फिर स्नेक बाइट के बारे में बात करें, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इसमें क्या चाहिए होता है, तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। इसमें हम सालों का, महीनों का वेट नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को स्नेक बाइट किया तो एंटी वेनम वगैरह इंस्टेंट चाहिए, एंटीजन, क्योंकि जो वेनम वगैरह स्नेक बाइट कर लिया तो वो कुछ एंटीजन या प्रोटीन आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जो कि एक पॉइजन है। तो उसके इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए तुरंत ही एंटीडोट या फिर कोई एंटीबॉडी चाहिए। तो उसको हम रेडीमेड फॉर्म में ही तो देंगे, तो वो कैसा होगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा। उसी के बारे में बात हो रही है। क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज़ रिक्वायर्ड, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इससे होगा क्या, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्टेड द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन टू द इन्फेक्टेड पर्सन। पहले से बना के रखा हुआ एंटीबॉडी या फिर एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन का अपोजिट या टॉक्सिन के इफेक्ट को कम करने वाले एजेंट को एंटीटॉक्सिन एजेंट कहेंगे हम, और फिर एंटीबॉडी, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, रेडीमेड बनी होती हैं और इन्फेक्टेड पर्सन को दे दी जाती हैं, जिससे पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाता है। इस केस में मेमोरी वगैरह थोड़ी ना बनती है। एक बार ऐसा थोड़ी ना हुआ कि कोई स्नेक बाइट कर लिया तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगे, क्योंकि ये एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता है। जब पहली बार एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनती है तो वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, वो एंटीबॉडी इतना फास्ट नहीं होता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं, इसमें मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। यानी इस एंटीबॉडी या इस एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी मेमोरी नहीं बनती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार स्नेक बाइट किया तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गया, अब दोबारा स्नेक बाइट करेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, ये तो गलत बात है। ठीक है, चलिए अब वैक्सीन से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। आजकल आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लास 12th में अगर बायोटेक का बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो मतलब जीव, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, जीव और टेक्निक्स का यूज करके ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट और टेक्निक्स का यूज करके ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो बायोटेक होता है। उसका यूज करके आजकल वैक्सीन वगैरह भी बनाया जा रहा है। बहुत एडवांस है बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में। ठीक, जैसे देखिए टू यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको आरडीएनए कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में जब हम बायोटेक में पढ़ेंगे तो हम आरडीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ अ पैथोजन, बैक्टीरिया या ईस्ट या बैक्टीरिया का यूज करके बहुत सारे एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन बनाए जाते हैं। क्या कुछ देर पहले हम यही पढ़े ना कि जो एंटीजन हैं वही तो वैक्सीन की तरह काम करते हैं, या उनमें मिलने वाले प्रोटीन ही वैक्सीन की तरह काम करते हैं। तो एक बार उनसे बनने वाले प्रोटीन को पहचान लिया जाता है और उनको लेबोरेटरी में फिर उसी तरीके का प्रोटीन तैयार कर लिया जाता है। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ही तो हुआ, वो जो पैथोजन के अंदर पाया जा रहा था। और ये किसके द्वारा किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बैक्टीरिया और ईस्ट का, जिससे हम इस एंटीजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को बनाते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और ईस्ट के अंदर। ठीक, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन तो बहुत दिनों से बनाई जा रही है और आजकल हमारे देश में दी भी जाती है बच्चों को, जिससे हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन, जो इससे उनकी बच्चे की लाइफ में फिर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण या फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, कहाँ से बनाई गई है, ईस्ट से। जैसे देखिए बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ हो रहा है किस में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में वैक्सीन बनाने में। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो ईस्ट के द्वारा बनाई गई है। चलिए दूसरा सुनिए, एलर्जी की बात करते हैं। हम आम भाषा में एलर्जी के बारे में बात करते रहते हैं, तो एलर्जी के बारे में थोड़ी सी बातें सुन लीजिए कि एक्चुअल में एलर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस वजह से होता है, इसके बचने के क्या उपाय होते हैं। When you have gone to a new place and suddenly you started sneezing and wheezing, जैसे कि होता क्या है कि जैसे ही आप कई बार नई जगहों पे जाते हैं, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें शहरी लोगों के साथ होता है। ठीक है,
गांव के लोग तो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं चले आते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, जैसे उनको हर जगह का पानी सूट करता है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं बड़े ही कमज़ोर, बहुत ही वीक और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं। जिस तरीके से लोगों की लाइफ स्टाइल होते जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को और कमज़ोर ही कर रही है। पहले के बच्चे क्या होते, धूल मिट्टी में खेलते थे तो उतना दिक्कत नहीं रहता था, लेकिन आज के बच्चे बिल्कुल बहुत सजो के बहुत प्यार से पाले जा रहे हैं, बहुत उनका केयर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा केयर करना भी नुकसान ही कर देता है। केयर करना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस केयर वो बच्चे को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो वही सारी बातें हो रही है कि जब कभी हम नए प्लेसेस पे जाते हैं तो कई बार हमें अचानक से छी छा, मतलब ऐसे समझिए सर्दी जुकाम जैसा कुछ होने लगता है, ऐसे चालू हो जाता है। ठीक है। फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीज़न एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपीयर। बिना किसी रीज़न क्या, जो क्या जिसके बारे में आप जानते भी नहीं कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस जगह से फिर हम हट जाते हैं तो जो ये काम हो रहा था हमारे साथ, जो ये एडवर्स कंडीशन आ गई थी, ये फिर काउंटर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सुनिए ऐसा क्यों होता है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसके लिए बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे ह्यूमंस क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि पॉलन। पॉलन क्या होता है, जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह होते हैं ना, पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है। जब आप रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉलन वगैरह के बारे में पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन वगैरह के बारे में बताया गया कि वो एलर्जी वगैरह कॉज करते हैं। अस्थमा वगैरह पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे मीट्स के बारे में बात करें, मीट्स हो गए, पॉलेंस हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ पार्टिकल हो गए, कुछ डस्ट पार्टिकल हो गए, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। अब हम बात कर रहे हैं एलर्जी के बारे में कुछ और बातें। द एक्सगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। जैसे आप समझ लीजिए एक्सर्टेड रिस्पॉन्स मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा कुछ इम्यून आपका रिस्पॉन्स एकदम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि अरे मैं देखो बहुत ही शरीर को बचाने के लिए एकदम तत्पर हूँ, एकदम तैयार हूँ। आपका इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे काम करने लगता है कि वो ज़्यादा दिखावा करने लगता है। छोटा सा भी कोई नन्हा मुन्ना सा भी पैथोजन आपकी बॉडी में गया जो कि ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएगा, तो तब तक आपकी बॉडी ऐसे दिखाता है कि नहीं मैं फाइट कर रहा हूँ। पूरा आपको सर्दी जुकाम सब कुछ, रनिंग नोज, रनिंग आई, सारे कुछ चालू हो जाती हैं। आप छीं छा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी बॉडी ये दिखा रही होती है कि नहीं देखो मैं बचाव करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हूँ, एकदम तैयार हूँ। इसी को हम कहते हैं एक्सर्टेड रिस्पॉन्स। ठीक है। इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा होता है इस टाइम पे। कुछ लोग चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनमें ऐसा होता है। एलर्जेंस यानी एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मिट्स इन डस्ट पार्टिकल में जो मिट्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलेंस के बारे में बात करें, अभी हम पॉलन ग्रेन के बारे में बात किए थे। एनिमल डेंड्रप्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एलर्जी का कारण है। कुछ लोगों को तो जो पल्स वगैरह है, दाल है, अंडे हैं, बहुत सारी खाने पीने वाली चीज़ों से भी एलर्जी। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी, कुछ लोगों को घी से एलर्जी है, कुछ लोगों को पढ़ाई से एलर्जी है। अरे एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। जिस चीज़ों के लिए आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई कोई एंटीजन नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। जैसे वो पढ़ते हैं एकदम बीमार होने लगते हैं, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो एलर्जिक रिएक्शन है इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए IgE रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए। हालांकि एलर्जी की जो स्पेलिंग है वो ए से स्टार्ट है, लेकिन एलर्जी उसमें ई भी आ रहा है, तो ई से आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि एलर्जी के लिए एंटीबॉडी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, IgE रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इन एलर्जिक रिएक्शन IgE टाइप एंटीबॉडी प्रोड्यूस, इसमें बहुत सारी IgE टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती हैं जिससे कि उस एलर्जी से आपको बचाया जा सके। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज।
आँख से पानी गिरना, नाक से पानी गिरना, स्नीजिंग वही छींछा वगैरह, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग सांस लेने में तकलीफ़ होना, यही सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। एलर्जी इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ अ केमिकल लाइक, एलर्जी एक्चुअल में हमारी बॉडी में, अगर बिल्कुल हमारी बॉडी में एलर्जी को ग्राउंड लेवल पे देखें अपनी बॉडी के अंदर कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ऐसा, तो हमारी बॉडी जब एलर्जी होती है तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करने लगती है, और ये सिक्रेशन होता है मास्ट सेल से। मास्ट सेल एक सेल का नाम है जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन को सिक्रीट करती है, और ये किससे होता है? मास्ट सेल से होता है। अब होता क्या है कि इस एलर्जी से बचने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह ली जाती हैं। आजकल मार्केट में सिट्राजिन के नाम से, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन के नाम से बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आ गई हैं। उन सब में एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन या कुछ स्टेरॉयड प्रेजेंट होते हैं जो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन के सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं। ड्रग फॉर क्विकली रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, जैसे एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन का उल्टा, हिस्टामिन का दुश्मन एंटी हिस्टामिन। एड्रेनलिन, आप लोग हार्मोन वगैरह पढ़े होंगे, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, स्ट्रेस वाले हार्मोन होते हैं, तो एलर्जी में ये सारे काम आते हैं। स्टेरॉयड के बारे में बात करें, स्टेरॉयड भी कुछ ऐसे होते हैं जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन के सिक्रेशन को सप्रेस कर देते हैं। अगर हम एलर्जी और अस्थमा की बात करें, ये दोनों चीज़ ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसकी सेंसिटिविटी अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है जिन चीज़ों के लिए, तो वो परेशान हो जाएगा, किस चीज़ से? एलर्जी से या फिर अस्थमा से। जैसे एक केस के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रेन इन अर्ली लाइफ, जो बच्चों का बचपना होता है उसमें बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं। एक्वागार्ड का पानी पिलाएंगे, धूप में नहीं निकलने देंगे, धूल मिट्टी नहीं लगने देंगे, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने बच्चों को रखेंगे। ये अच्छी बात नहीं है बल्कि बुरी बात है, क्योंकि आप बच्चों को बहुत सारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एंटीजन से दूर रख रहे हैं। अगर वो एंटीजन बचपन से ही उनकी बॉडी में, और जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि नेचर को लगता है कि ये बच्चे हैं, इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से स्पीसीज बचेगी। तो इस वजह से नेचर क्या करती है कि बच्चों में इम्यूनिटी का रेट बहुत ज़्यादा रखती है। तो होता क्या है कि जो चिल्ड्रेन है तो इनको कहीं ना कहीं एंटीजन के एक्सपोजर में रखना चाहिए, धूल मिट्टी में खेलने देना चाहिए, कंटिन्यू एक्वागार्ड वगैरह का पानी नहीं देना चाहिए। हाँ, कभी कभी अगर वो बीमार है तब इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। इसके रिजल्ट में होता क्या है? लोअरिंग द इम्यूनिटी, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, अब वो एलर्जेंस के लिए, जो एलर्जी काजिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसी वजह से तो शहर के बच्चे जब गांव में आते हैं तो उनको कभी पानी सूट नहीं करता है, कुछ खाते हैं तो पचता नहीं है, या फिर थोड़ा सा भी धूल मिट्टी लग जाता है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है। तो ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से उनको एसी में रखा गया है, धूप भी नहीं लगा, थोड़ा सा धूप भी लग गया। गांव के बच्चे होते हैं दिन रात फावड़ा कुदाल लेके खेत वगैरह में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फिटेस्ट होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, उनका नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक। चलिए एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें हुई हैं। 3 पॉइंट पढ़े हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी वो है अगर एंटीजन बॉडी में एंटर करे और एंटीबॉडी बॉडी खुद प्रोड्यूस करे तो वो होगा एक्टिव इम्यूनिटी। अगर डायरेक्टली एंटीबॉडी बॉडी को मिले तो वो होगा पैसिव इम्यूनिटी। ये बातें हो गई। वैक्सीनेशन क्या होता है? इसमें एंटीजन को या पैथोजन को या उसके प्रोटीन को बहुत कम अमाउंट में बॉडी में एंटर कराया जाता है, उसी को हम लोग वैक्सीन कहते हैं। यही वैक्सीन होता ही है। वैक्सीन करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती है, और फिर दोबारा कभी उसी एंटीजन से इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बना के उससे लड़ लेती है। वैक्सीन मेमोरी जनरेट करता है बी और टी सेल के द्वारा। और फिर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन में पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो जैसे टिटनेस हो गया,
चाहे स्नेक बाइट हो गया, इन सारे केस में डायरेक्टली बाहर से एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस केस में एंटीबॉडी के लिए एंटीबॉडी से रिलेटेड मेमोरी भी नहीं बनती है, यानी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए मेमोरी भी नहीं बना के रखी जाती है। ठीक है, और सुनिए, आरडीएनए का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। किस के लिए? वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए, एंटोजेनिक पॉलीपेप्टाइड वगैरह बनाने के लिए। और इसमें किस जीव का ज़्यादा यूज हो रहा है, किस ऑर्गेनिज्म का? बैक्टीरिया और ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल भी है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई गई थी ईस्ट के अंदर। ठीक, और एलर्जी के बारे में बात करें तो एलर्जी होता है कुछ पार्टिकल, जैसे पॉलेंस, मिट्स, इनके लिए हमारी बॉडी जब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, या जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पॉन्स करने लगता है, तो ऐसे रिस्पॉन्स को ही एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी कैसे कैसे होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग या ओवर रिएक्ट करने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एलर्जी हो गई। और एलर्जेंस क्या होते हैं? मीट्स, डस्ट, एनिमल डैंड्रफ वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है, वो बनती है IgE। इसके सिम्टम्स यही जो हम बातें कर रहे थे, रनिंग नोज वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ नीट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो कि मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं, यही एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं। इनसे बचने के लिए एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन और स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है। सारा पॉइंट्स बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी का है, तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आपको इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आपका बोर्ड है चाहे आपका नीट है। एलर्जी और अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ इन्वायरमेंट की ज़्यादा सेंसिटिविटी के होने की वजह से ऐसा होता है। तो यहीं तक सारी बातें हुई थी। इतना तसल्ली से यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे करके बोर्ड तक या नीट के एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करा दूंगा। आप बस ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। और इसके पहले आप वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारा कमेंट, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिल रहा है। आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं, जिससे आपकी मुझसे थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ मदद तो हो सके। और इस कंटेंट पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, ये प्योर एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी का मैं कोशिश किया हूँ कि कोई भी ज़रूरी पॉइंट छूटने ना पाए। तो इस वजह से आप अगर इतना कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।